दोस्तों एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो ने 2018 में इंडिया की क्राइम रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग भारत में हर 4.5 मिनट में एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का शिकार होती है। हर 1.5 से 2 मिनट में एक औरत के साथ हिंसा की जाती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में वुमेन्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा क्राइम कमिट किए जा रहे हैं और रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ 2018 में करीब 89,000 केसेस थे, जो कि 2017 के 86,000 इंसिडेंट से फिर भी ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 के अकॉर्डिंग 30% महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 50 के बीच है वो फिजिकल एब्यूज यानी मारपीट का शिकार होती हैं। एक स्टडी में ये भी पता चला है कि करीब 83% शादीशुदा महिलाओं ने कभी ना कभी फिजिकल एब्यूज या मेंटल हैरेसमेंट को झेला ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक सैनी इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीबी परवाना खातून। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस 6 साल पहले का एक केस शेयर करता हूँ, जब एक औरत को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा आग में धकेलकर मार डाला गया। दरअसल घर के कोने में आग जल रही थी और बहुत समय से उस औरत और उसके ससुराल वालों के बीच मुद्दा बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। आखिर में उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस औरत को उस आग में धकेल दिया और जलने की वजह से उस औरत की मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की, मगर उस औरत के कुछ क्लोज रिलेटिव्स ने आखिर में उन ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर ही दिया और ये केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक और इसी तरह का केस शेयर करता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक कपल होता है, अरनेश कुमार और श्वेता किरण, जिनकी नई शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद श्वेता को उसके ससुराल वालों द्वारा बहुत परेशान किया जाने लगता है। दरअसल श्वेता के ससुराल वालों ने दहेज के तौर पर 8 लाख रुपए, एक मारुति कार, टेलीविजन सेट और भी कई आइटम्स की डिमांड की थी। और अरनेश ने भी कुछ कम नहीं किया, बल्कि वो अपनी पत्नी यानी श्वेता को बार बार धमकी देने लगा कि अगर उसके घर वालों ने उनको दहेज से सेटिस्फाई नहीं किया तो वो दूसरी शादी कर लेगा। श्वेता अपने स्टेटमेंट में बताती है कि जब दहेज की जरूरतें पूरी नहीं हुई तो उसे अपने शादीशुदा घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। खैर, ये मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचा और चीजें अभी भी चल रही हैं। अगली घटना है राजेश शर्मा और स्नेहा शर्मा की। दोनों की शादी 28 नवंबर 2012 को हुई थी और स्नेहा के पिता ने अपनी कैपेसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन स्नेहा के ससुराल वाले नहीं मान रहे थे। वो उसे हरेस करने लग गए, मारने पीटने लग गए। ससुराल वालों को दहेज और साथ में गाड़ी चाहिए थी, लेकिन इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो चलेगा ना। जब स्नेहा प्रेग्नेंट हुई तब उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया और उसे फिर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद स्नेहा ने बहुत हिम्मत वाला काम किया और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दाखिल किया कि कैसे जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसको मारा पीटा गया, बेघर कर दिया गया और उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया। हाई कोर्ट ने स्नेहा के कंप्लेंट को कैंसिल कर दिया। तब वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और केस अभी भी चल रहा है। फैक्ट्स ऑफ द केस। दोस्तों, इस केस में एक औरत जिसका नाम सुनीता मलिक है, उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सुनीता का पति इंद्रराज मलिक सुनीता के घर वालों से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता था और इसी वजह से जब उसकी ये विश सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो उसने नए बहाने ढूंढकर सुनीता को मारना पीटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो अपने माँ बाप के सामने भी उसे मारता पीटता था और किसी त्योहार में तो ऐसा होना तय ही था। एक दिन उसको बर्दाश्त करने की आखिरी क्षमता तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया, जहां वो दर्द सहते हुए अपने शादीशुदा घर में पड़ी रही। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसके इलाज तक के लिए किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। सुनीता को उसके सास और घर के दूसरे सदस्यों से ये धमकी मिलती थी कि वो उसके मायके में यानी जो उसके माँ बाप हैं उन्हें वो कन्विंस करे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुनीता को किडनैप करा देंगे और ऐसी जगह गायब करेंगे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्तों, इन किस्सों को जान लेने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस मुद्दे की गंभीरता को जस्टिफाई करने के लिए और सफाई देने की जरूरत है। ये तो बस कुछ 4-5 चंद केसेस थे, लेकिन ऐसे केसेस हर रोज गांव घरों और शहरों में भी लाखों करोड़ों औरतें झेलती हैं। तो चलिए आज इस अंधेरे अस्तित्व पर रोशनी डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब की जड़ क्या है, वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। आगे कुछ पॉइंट्स के साथ मैं बताता हूँ हमारे देश की औरतों पर जुल्म होने की असली वजह क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ दहेज प्रथा बंद कर देने से और 1-2 स्पीच दे देने से ये बंद हो जाएगा तो आप गलत है दोस्त। चलिए मान लेते हैं सुनीता के केस में उसके माँ बाप ने वो प्रॉपर्टी ससुराल वालों के नाम कर दी होती, लेकिन क्या ये उनका अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन हो जाता? हाँ, हो सकता है। 1 महीना, 2 महीना या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक सुनीता थोड़ा सुकून में रहती, लेकिन उसकी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान अगर एक बार हैवान बन सकता है तो वो बार बार भी हो सकता है। क्या दहेज की अल्टीमेट विश को सेटिस्फाई कर देना डोमेस्टिक वायलेंस का अल्टीमेट सॉल्यूशन है? नहीं दोस्तों, लेकिन मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इससे वो औरत जो अपने पति से असॉल्ट फेस कर चुकी है, कल को क्या पॉसिबल नहीं है कि हर छोटी सी गलती जैसे कप गिरकर फूट जाना, बिजली का बिल ज्यादा आ जाना, किसी बात को भूल जाना या सामान इधर उधर रख देना
ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर दोबारा से उसके साथ हैवानियत बढ़ती जा सकती है। पता है, इन सब को रोकने के लिए कुछ वजहों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चीज को बहुत करीब से देखते हैं और ठीक इसके बाद इसके सॉल्यूशन को भी जानेंगे। पुअर बेस एंड इलिटरेसी इन वुमेन्स। गरीब घरों में अक्सर ऐसा ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, अगर लड़के का जन्म एक बार गरीब परिवार में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी लड़की का जन्म गरीब परिवार में हो जाए तो उसके लिए उससे बुरी बात हो ही नहीं सकती। गरीबी यानी आज भी बहुत से पिछड़े गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर रोक है। वो पढ़ नहीं सकती क्योंकि पैसे और फैसिलिटीज की कमी है, और किसी तरह इन सबसे जिंदगी काटकर उसकी शादी किसी अपने से एक लेवल ऊपर में कर दी जाती है, जहां लड़कियों को गाय की तरह खूंटे से बांध दिया जाता है और कोड़े बरसाए जाते हैं। एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है और इन लड़कियों के पास यही तो नहीं होता, और जब ये होता ही नहीं है तो वो पलटकर जवाब ही नहीं देती हैं और सब कुछ सहते हुए जिंदगी काट लेती हैं। कुछ इसी तरह इस जुर्म को और बढ़ावा दिया जाता है। डोरी एक्ट। दोस्तों, ग्लोबल सिटीजन साइट के इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अकॉर्डिंग हर साल 8,000 से भी ज्यादा औरतों को जानबूझकर उनके ससुराल वालों द्वारा मार दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ दहेज के चलते। जब तक ससुराल वालों को दहेज नहीं मिलता तब तक वो उस औरत को टॉर्चर करते हैं। ये इंसानियत नहीं है। दहेज बाल विवाह को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया भर में आज भी 172 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है, और यह आंकड़ा 2050 के आते तक 1.2 बिलियन पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा दहेज लड़कियों के एजुकेशन को रोकता है, क्योंकि माँ बाप आज भी यही मेंटेलिटी रखते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना बर्बाद है, क्योंकि उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, और इसलिए वो एक एक रुपया बचाते हैं उस लड़की के दहेज के खातिर। दहेज जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है और गरीब लोगों को बहुत कर्जों में डालता है। तो दहेज कई केसेस में एक वजह बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का। सुपरस्टिशियस माइंडसेट। गलतफहमियां एक ऐसा वायरस है जो एक अच्छे खासे हिम्मत वाले आदमी को भी दुनिया का सबसे बुज़दिल और कायर बना सकता है। गलतफहमियां किसी वायरस से कम नहीं है। जैसे अपने पति से कभी चिल्लाकर बात मत करना, अगर पति मारे तब भी चलता है, पति ने ही तो मारा है। ससुराल वालों के सामने चुप भी नहीं निकलना चाहिए। सास अगर 4 ताने बेफिजूल में भी दे तब भी कुछ मत बोलना। शादी के बाद मायका लड़की का घर नहीं होता, बस उसकी डोली यहाँ से उठती है, अर्थी तो ससुराल से ही उठेगी। ऐसी ना जाने कितनी गलतफहमियां हैं जो एक लड़की के दिमाग में बचपन से भर दी जाती हैं। और दुख की बात तो ये है कि ऐसा कहने वाले खुद उसके घर के लोग उसके माँ बाप होते हैं। ऐसे में आप घरेलू हिंसा जैसे किस्सों को कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। खुलकर इसके खिलाफ आवाज न उठाना, ये एक और बड़ा रीजन है इन सभी का। औरतें इन हालातों को सह सहकर घुटती रहेंगी अंदर ही अंदर, लेकिन कभी भी इन सब के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, ना ही अपने मायके वालों को बताएंगी, क्योंकि बहुत बार उन्हें पता होता है उनके मायके वाले क्या ही करेंगे, उसे ही गलत ठहराएंगे और बेइज्जत करेंगे। ऐसे तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इन सब के औरतें पहले से ही इतनी सारी गलतफहमियों का शिकार होती हैं कि वो कभी खुलकर आवाज नहीं उठा पाती, और जब तक वो ऐसा करने की सोचती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, अब इस सब्जेक्ट को और ज्यादा खींचकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, होगा तो इस पर एक और वीडियो आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पर जो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, गर्ल्स एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी। अगर लड़कियां एक अच्छी एजुकेशन लेकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो 60 to 80% चांसेस वहीं गिर जाएंगे उसके असॉल्ट होने के। लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है क्योंकि वो जॉब कर रही है, और प्रेजेंट एनवायरनमेंट से एक्टिव है तो उसके नेटवर्क भी होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो आवाज उठाना जानती है। एकदम ना के बराबर ऐसे मामले होते हैं जॉब करने वाली लड़कियों के साथ। चांसेस ही नहीं है दोस्त, क्योंकि वो एजुकेटेड और सेल्फ डिपेंडेंट है। बस बात वहीं खत्म हो जाती है। सॉल्यूशन नंबर 2, गर्ल्स ओन पेरेंट्स शुड बी ओपन माइंडेड। देखो, आप चाहे मानो या ना मानो, माँ बाप चाहे लाख पाबंदियां लगाएं, लेकिन वो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे। ऐसे में अगर लड़कियां थोड़ा हिम्मत करके दिल लगाकर पढ़ना शुरू करती हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे इस बात के कि उनके माँ बाप भी उनको समझेंगे, और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। लड़कियों के मैरिड लाइफ में उसके माँ बाप का दखल देना गलत है, लेकिन तब तक जब तक बात उस लड़की और उसके हस्बैंड तक ही रहे। जब बात 4 दीवारी से बाहर आ जाए तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, और यहाँ पर माँ बाप को हिम्मत बांधनी पड़ेगी। अरे, आपके जिगर के टुकड़े के साथ गलत हो रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो सिर्फ माँ बाप अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाएं और उनके पीछे खड़े रहें तो कुछ गलत नहीं होगा, और ऐसी चीजों के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉल्यूशन नंबर 3, मैच्योर डिसीजन ओवर मैरिज। शादी कब करनी है, किससे करनी है और कैसे करनी है, इसे कहते हैं मैच्योर लाइफ डिसीजन लेना। याद रखना, ये जो मारपीट वाले किस्से होते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस के, ये 80% तक सिर्फ उन लोगों के केसेस में होते हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। और कम उम्र का मतलब 14 या 15 नहीं, बल्कि आज के समय में लड़कियों की शादी 22 या 23 से पहले तो करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो मैरिज अरेंज हो या लव।
क्योंकि इस एज के बाद ही कई चीजों को लेकर मैच्योरिटी आती है, समझ आती है और सबसे इम्पोर्टेंट आप कई गलत डिसीजन को अंजाम देने से बचते हो। इसलिए शादी को लेकर बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले और माँ बाप जब भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएं तो एक अच्छे घर में जाएं जो भले ही ज्यादा पैसे वाले ना हो लेकिन इज्जत और आदर्शों से समर्पित हो। ऐसे घर में शादी का फैसला करें, ज्यादा ऊंचे घराने का भी ख्वाब ना देखें। दोस्तों, समय के साथ साथ लड़कियां एजुकेट हो रही हैं तो उम्मीद है ऐसी चुनौतियां कम आएंगी और इसको रोकने के और भी कई सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और बहुत लोगों की आंखें भी खुली होंगी। तो फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और शानदार पेशकश में। तब तक खुश रहो और अपना ख्याल रखो।